introduce yourself to the board. Yeah, yes, sir. सर मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है और मैं बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई कानपुर से की है, यूपी में, और अभी तक इसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और वर्तमान में मैं असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पे कार्यरत हूँ गाजियाबाद में। और मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है और इसके अलावा जब भी समय मिलता है तो शॉर्ट स्टोरीज वगैरह पढ़ता रहता हूँ। So I find that you've tried many times. Yes. Suppose you don't get selected, then what? सर अभी फिलहाल मेरे पास बैकअप में जॉब है, तो मुझे तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, मैं फिर से ट्राई करूँगा और जब तक संभव हो सकता है मैं अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगा कि इसमें सफल हो पाऊँ। So what do you think are your real weaknesses which is coming in the way? सर आई थिंक लास्ट टाइम मेरा जो परफॉर्मेंस था वो मेंस में भी शायद थोड़ा कम था और इंटरव्यू में भी थोड़ा सा कम रहा, तो मुझे लगा कि दोनों में बेहतर परफॉर्म करना होगा तभी सिलेक्शन हो सकता है। Okay, I'll ask some technical questions later on. Okay. Okay, so you are working as now assistant director in GST. Yes. Assistant director. Yes, sir. GST, huh? Yes, sir. Commercial tax. So what is going on here? It's basically very haphazard and very hotspot kind of thing is going on for GST. Yes. Actually, what is your responsibility और तुम्हारा perception क्या है? कैसे चल रहा है अभी GST वर्क? सर चूंकि नया टैक्सेशन सिस्टम लाया गया है और अभी तक का आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है, तो निश्चित रूप से काफी चैलेंजेस हैं सामने हम लोग के, और लेकिन ये है कि धीरे धीरे सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है पहले की तुलना में और अब काम बेहतर तरीके से हम कर पा रहे हैं। इसमें क्यों बार बार हम लोग फेल हो रहे हैं? जैसे आपका GST आया, फिर उसका ई-वे बिल इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे स्टैक लगे हुए थे, वी ऑल आर प्रिपेयर्ड बट दे फेल। सर मुझे लगता है टेक्निकल लेवल पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि जब GST की घोषणा हुई थी और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है उसे तैयार करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। निश्चित रूप से बैकएंड पे बहुत सारे काम करने होते हैं, हमें लगता है नॉर्मल की एक वेबसाइट बनाना है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं होता है। बैकएंड पे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत लेवल पे डेटा मैनेजमेंट का काम करना होता है, बहुत सारे नए नए मॉड्यूल आते रहते हैं, उनको ऐड करना होता है, फिर उस पर डेटा शिफ्ट करना होता है, तो निश्चित रूप से बहुत ही हेक्टिक वर्क है, तो थोड़ा सा समय लगेगा सिस्टम को स्टेबलाइज। मुझे नहीं लगता कि सिस्टम बहुत प्लान्ड और होमवर्क करके नहीं आया, एक तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जैसे दिख रहा कि एरर करें और फिर लर्न। उन्होंने एक तरह से पूरे सोसाइटी में देखो या ऐसा जा रहा है कि बेसिकली हम चीज तो अच्छी ला रहे हैं पर उसके पीछे का होमवर्क बहुत अच्छा नहीं है, और इस कारण से जो पिस रहा है वो कौन? आम आदमी, व्यापारी, मिडिल क्लास। यस सर, थोड़ा सा इस लेवल पे प्रॉब्लम रही है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन और थोड़ा पहले से किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने में काफी देरी हुई और जिसके कारण उस समय प्रिपरेशन हॉल्ट पे था, उसी समय से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। क्या GST 1-2 साल बाद आता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता विदाउट प्रिपरेशन? सर किया जा सकता था, लेकिन उससे अच्छा होता कि हाँ थोड़ा पायलट प्रोजेक्ट चलाकर हम 5-6 महीने चलाकर देख लिए होते कहीं पे और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करते तो बेहतर होता थोड़ा सा। अच्छा, GST पूरे टैक्स सेशन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें 2 बड़े बदलाव क्या लाएगा? पूरा टैक्सेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑल, और ये कैसे बेटर टैक्स सिस्टम है? 2 पॉइंट। सर पहली बात तो कि इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव टाइप का टैक्स माना जाता है, तो निश्चित रूप से GST के आने से बहुत सारे टैक्सेस मर्ज कर दिए गए हैं, तो इससे टैक्स कंप्लायंस कॉस्ट भी घटेगा और निश्चित रूप से जो टैक्स की जो दर है वो भी काफी कम हुई है पहले की तुलना में, तो इससे आम आदमी को फायदा होगा। दूसरा ये सर एक बिजनेस के लिए फायदा है कि जो पहले अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया बटे हुए थे अलग अलग स्टेट में, अब वो ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, अब पूरी कंट्री में वन कंट्री वन टैक्स एक तरीके से काम कर रहा है, तो गुड्स सर्विसेज का बिल्कुल फ्री फ्लो संभव हो पाएगा,
तो इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, चूंकि तुम वर्क कर रहे हो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर, एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस जॉब एंड वेरी हार्डली यू आर लुकिंग फॉर एज सर कि लगातार आप देते जा रहे हैं कि नहीं हुआ। अभी कल की घटना दिल्ली में जो हुई, चीफ सेक्रेटरी, नॉट ए बी ग्रेड ऑफिसर, द हाईएस्ट पोस्ट वन, तो इस तरह की जब घटनाएं हों तो मुझे नहीं लगता कि जो बेसिक नुकसान है वो जनता का हमारे पूरे सिस्टम से ट्रस्ट जो है वो हटता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियों में काम करना बड़ा मुश्किल होगा। निश्चित रूप से सर मैं मानता हूँ कि प्रशासन के लिए चैलेंज है किस तरीके से इन स्थितियों में हम अपने आप को मैनेज करते हैं। और पॉलिटिकल निश्चित हमारे डिपार्टमेंट में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कई बार होता है, और निश्चित रूप से हम हर बार लर्न करते हैं उससे कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, और फिर उसके आगे के आधार पर फिर परफॉर्म करते हैं। What happened Delhi yesterday? You are aware with that? Yes sir. अगर ऐसी घटना, just suppose you were the instead of Mr. Gupta, yes, you were the CS of Delhi. Yes sir. So what will you do? The same thing or something else? हाँ, मुझे लगता है सर प्रोसेस मेरा भी शायद वही होता कि पहले मैं वहाँ पे विरोध जताता, उन्हें कहता कि सर ये सही तरीका नहीं है बिहेव करने का, और उसके बाद निश्चित रूप से अगर कुछ फिजिकल वायलेंस की घटनाएं हुई हैं तो मैं मेडिकल चेकअप के लिए जाता, और उसके बाद फिर FIR दर्ज कराता, और फिर आगे की कार्रवाई के लिए जैसे। अनिरुद्ध कुमार, यस सर। आप ऑलरेडी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, यस सर, वहाँ पे काम कर रहे हैं। यस। अब आपने 1 साल का अनुभव हो गया है, SUBSCRIBE करीब 1 साल हो गया है। एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए ऑफिसर ऑफ टैक्सेशन डिपार्टमेंट, आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट हो रहे हैं? क्योंकि आपका काम सारा अच्छे को रेगुलेट करना है, वो करना है, आप क्या डिफरेंस पाते हैं जब पहले वैट था और आज GST आया उसमें? सर टैक्सेशन की एक समस्या है कि टैक्सेशन को थोड़ा सा जटिल बनाया जाता है, जटिल रखा गया है अभी तक, और समय के साथ जब भी टैक्सेशन में सुधार होते हैं हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं, उसे और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, और निश्चित रूप से GST में भी यही काम किया गया है। पुराना जो बैट सिस्टम था उसकी तुलना में GST में और हम प्रोसेस को हमने सिंप्लीफाई किया है, 17 टैक्सेस को मर्ज करके 1 टैक्स बनाया है, और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा आएगी इससे, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी, और कहीं ना कहीं टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन की समस्याएं जो है वो हम कर पाएंगे। तो इससे बिजनेस को भी काम करने का बेहतर माहौल मिलेगा, प्रशासन को जो टैक्स एक्सपेंडिचर होता है कलेक्ट करने में वो कम लगेगा, हम सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आम जनता को भी सर्विसेज और गुड्स जो है वो कम कॉस्ट पे डिलीवर कैसे कम हो? जो टैक्स इवेजन करते हैं बिल्कुल वो फिर कन्वेंस करेंगे कुछ लोगों के साथ और टैक्स नहीं पे करेंगे, तो हाउ विल कंप्लाई कि टैक्स इवेजन ना हो? जैसे आपने देखा कि अपने रेस्टोरेंट में टैक्स हटा दिया, फिर उन्होंने कोई टैक्स का बेनिफिट जनता को दिया नहीं, वो सब कमा रहे हैं वो। ऐसे कई लोग जो टैक्स लेते हैं टैक्स जमा नहीं करते, तो वो कैसे करेंगे आप इस सिस्टम? सर जो लॉ बनाए जाते हैं वो अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर नहीं होगा तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी। ऐसे ही GST है, लॉ बहुत अच्छा बनाया गया है, जरूरत है कि इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रिक्ट किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रिक्ट करने के लिए हमें डिपार्टमेंट के स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने होंगे, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना होगा, और व्यापारियों में भी एक कंफ्यूजन की स्थिति है तो उन्हें भी हमें हैंडल करना होगा, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। तो निश्चित रूप से फिर हम टैक्स अवॉइडेंस या इवेजन की जो घटनाएं होती है उसको कर सकते हैं। व्हाट यू विल डू? आप रिसोर्स की बात की, किस तरह के रिसोर्स चाहिए और एक्चुअली आप करेंगे क्योंकि उस पर पोस्टेड आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। यस सर, जैसे रिसोर्स के स्तर पे देखेंगे तो 2 तरीके के रिसोर्स हैं, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स के स्तर पे देखेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट में स्टेट में ज्यादातर स्थिति, चूंकि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हम लोग रेवेन्यू का सबसे बड़ा भाग देते हैं, फिर भी डिपार्टमेंट के स्तर पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कम इन्वेस्ट किया जाता है। अभी GST के आने के बाद से तो कंप्यूटर लगने ज्यादा शुरू हुए हैं, लेकिन इससे पहले कंप्यूटर का उपयोग काफी कम हो रहा था, और कंप्यूटर लगने से विजन रोकने का क्या? सर पूरा सिस्टम ऑनलाइन है,
रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइल करना, रिफंड, सारी चीजें ऑनलाइन है। तो जब तक पूरी चीजें, जब तक हम सिस्टम नहीं होगा तो फिर कैसे हम काम करेंगे? तो जब ट्रांसपेरेंसी तभी आ पाएगी। वो आ गया, वो लग गया। बिल्कुल। उसके बाद रिवीजन कर रहे उसको कैसे रोकेगा? बोल रहा हूँ तो जैसे ऑनलाइन फाइल कर दिया, वो तो फाइल कर दिया, वो तो रिवीजन नहीं किया। ठीक है। जो फाइल ही नहीं कर रहा है, जो रिवीजन कर रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? मैं तो जानना चाह रहा हूँ सर। तो इसके लिए फील्ड सर्वे भी किया जाता है कि कौन से लोग हैं जो रजिस्टर नहीं करा रहे हैं और जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं, वो जिनका टर्नओवर जीएसटी के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो उनपे हम लोग उनको नोटिस देते हैं। थ्रेशोल्ड है जीएसटी का? हाँ सर, 20 लाख का थ्रेशोल्ड रखा गया है। 20 लाख? यस। अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं, हेडिंग स्पेस। यस। आज तक क्या वो सबसे अच्छी स्टोरी लगी हो, सबसे क्लोज हो आपको? सर मैंने प्रेमचंद जी की काफी स्टोरीज पढ़ी हैं और सबसे क्लोज आपको लगी एक को बता दीजिए, सबसे आपको लगती है स्पेस में? हाँ सर, मैंने बूढ़ी काकी पढ़ी है और मुझे लगता है कि बूढ़ी काकी में जिस तरीके से वृद्ध लोगों की संवेदनाओं को दिखाया गया है, वो मेरे दिल को हमेशा छू जाती है कि किस तरीके से वृद्ध लोग की हम अपने समाज में, परिवार में एक तरीके से एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर की संवेदनाओं की चिंता नहीं करते हैं और उनके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। और मोरल क्या है स्टोरी, क्या इंस्पिरेशन मिलता है? सर इंस्पिरेशन के स्तर पे ये कि जो वृद्ध है वो भी इसी समाज के सदस्य होते हैं, उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन समाज के विकास में लगाया होता है। व्हाट इज इंस्पिरेशन? सर इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि इनकी समस्याएं हैं तो इनके प्रति भी समाज को जागरूक होना चाहिए। इंस्पिरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन आप क्या कहना चाहते हैं जब कहते हैं मैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ता हूँ? यस सर। तो क्या मतलब इंस्पिरेशनल? सर मुझे कहने का मतलब है कि मुझे उससे कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ काम करने का एक व्यू मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है कि इस फील्ड में भी कुछ सोचना चाहिए। वो क्या प्रेरणा है? सर मुझे वृद्धों की समस्याओं के संबंध में एक संवेदना मिलती है और फिर उसमें एक छोटी बच्ची है लाडली, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से घर के सब लोग बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं उनकी समस्याओं के प्रति, लेकिन लाडली है वो अपनी दादी को अच्छे से समझती है। तो मैं मानता हूँ कि आजकल जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली आ रही है। आप सोशियोलॉजी के छात्र हैं? यस सर। हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि पेशेंस लेवल खत्म होता जा रहा है। यस। चाहे परिवार की बात हो तो वहाँ पे परिवार में विखंडन का दौर है, दोस्तों में, सोसाइटी में, समाज में जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं परिवार के अंदर ही, चाहे महिलाओं और बच्चों के साथ जो हो रहा है या जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब क्या लगता है कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी चूक हो रही है कि जो सोशल वाला चीज है वो टूटती जा रही है? हर आदमी इंडिविजुअलिस्टिक होता जा रहा है, हमारा सिस्टम इंडिविजुअलिस्टिक होता जा रहा है। हमारे बगल के फैक्ट्री मर के 3 दिन किसी डेड बॉडी पड़ी रहती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कहाँ पे कमी लग रही है? आप सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो कहाँ पे किन चीजों पर आप ध्यान देंगे? इस चीज की जो समस्याएं हो रही है इंडिविजुअल होने की या सोसाइटी से अलग होने की, उसको हम ठीक करते हैं। हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में तो रहते हैं, रियल वर्ल्ड में कर जाते हैं। सर आपने लास्ट की लाइन जो कही वो सबसे अच्छी थी कि हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं और रियल वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाते हैं। आजकल हम वर्चुअल नेटवर्क पे ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों में, अपने परिवार में क्या चल रहा है इसकी चिंता नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समय के साथ हम ज्यादा जो एक हमारी सोसाइटी की वैल्यू होती थी कलेक्टिविज्म, सामूहिकता पे काम करते थे, आज वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा है और हम एक दूसरे की चिंता नहीं करते हैं, संवेदनाओं से एक दूसरे की संवेदनाओं को नहीं समझते हैं, तो यहाँ पे समस्या है। और रही बात कि समाज में क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में अभी भी ट्रांजिशन का फेस है, एक कल्चरल लैक की संकल्पना। सॉल्यूशन जानना चाह रहा हूँ, तो व्हाट यू विल डू एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कोई भी आप अधिकारी बनते हैं, तो व्हाट थिंग्स यू विल इंट्रोड्यूस और ट्राई टू प्रिवेंट इससे चीजें कम हो सोसाइटी में? सर एक तो मुझे लगता है कि जो बच्चों के लेवल पे ज्यादा जो यूज कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का, तो एक सीमित उपयोग होना चाहिए, तो इसके लिए पेरेंट्स को अवेयर किया जाए और एक तरीका है। इसके अलावा स्कूल के लेवल पे हमें लगता है कि जो एथिक्स और मोरालिटी का पार्ट होना चाहिए उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। और आप बिहार से हैं? यस मैम। दो ऐसी बातें बिहार के बारे में बताएं जिससे कि सर ऊंचा होता है और दो बातें ऐसी जिससे कि सर नीचा होता है।
मैम, एक तो हमारा छठ पर्व है जिसको मैं दिल से मानता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक बिहार का प्रतीक है। और एक दूसरा जो बिहार ग्रोथ ऑफ मॉडल नीतीश सरकार ने पिछले कुछ समय में दिखाया था, वो उसके लिए मैं मानता हूँ कि जो नेशनल लेवल पे जिसकी चर्चा हो रही थी उसके कारण बिहार को मैं अच्छा मानता हूँ। इसके अलावा बोधगया और नालंदा तो प्राचीन विरासत के रूप में रहेंगे हमारे, जहाँ पे मुझे लगता है कि कमी है, कहीं ना कहीं हम जो सोसाइटी में डेवलपमेंट है उसको अचीव नहीं कर पा रहे, डेवलपमेंट डेफिसिट है वहाँ पर, और इसी के कारण वहाँ से क्यों है? आपने अभी कहा कि नीतीश मॉडल चली है तो उससे सर ऊंचा होता है। मैम, चूंकि डेवलपमेंट काफी लंबे समय से वहाँ पे अपेक्षित रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस अन्य राज्यों में विकास हुआ, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाया। 2005 के बाद से डेवलपमेंट की कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट दिखने लगा है, लेकिन उससे पहले डेवलपमेंट बहुत ही अपेक्षित था। तो इसके कारण मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा बिहार को अपने इस नेशनल प्लेटफॉर्म तक आने में। तो और ऐतिहासिक तौर पे बिहार का जो इम्पोर्टेंस रहा है भारत के इतिहास के लिए, उसके बारे में अपने विचार दें। हिस्ट्री के पन्नों में क्या लिखा उससे मतलब नहीं। आप अपने विचार दें। मैं मानता हूँ कि बिहार ने हमेशा एक लीडरशिप दिया है। ज्ञान के केंद्र के रूप में विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, महात्मा बुद्ध और महावीर को वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो एक ज्ञान की कर्मस्थली रही है वहाँ पर। हमेशा लीडरशिप प्रोवाइड करने का मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने वहीं से अपने जो भी उनका काम था उनका बेसिक शुरुआत अपने वहीं से की थी। इसके साथ जब भी देश क्राइसिस में गया है, आप बता पाएंगे कौन सी जगह थी जहाँ उन्होंने अपना चंपारण और जब भी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखेंगे तो बिहार पहला राज्य था जिसने लैंड रिफॉर्म को पास किया, एक्ट को पास किया। जब भी देश क्राइसिस में आया, लाइक इमरजेंसी के समय में, तो उस समय बिहार के ही नेता थे जयप्रकाश बाबू, जिन्होंने देश को इस संकट से उबारा था। और मुझे लगता है कि 2006 में बिहार पहला राज्य था जिसने इंडिया लेवल पर पंचायतों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। तो हमेशा एक लीडरशिप दिखाई है, लेकिन थोड़ी सी कमी रही है, समय लगेगा। अगर मान लीजिए कि आप वहाँ जो भी लेवल के IAS ऑफिसर हैं, तो व्हाट इज दैट वन थिंग, वो एक चीज क्या आप करना चाहेंगे जिससे कि जो आप कह रहे हैं कुछ कमी रह गई वो कमी हट जाएगी? हमें लगता है कि लोगों के स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर देना होगा। स्किल डेवलपमेंट पे जैसे वहाँ पे एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो लोगों का कम है, तो एजुकेशन पे काम करना होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करना होगा, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हमें उन्हें डेवलप करना होगा। अभी वो लोअर स्किल पे काम करते हैं, लेबर क्लास के रूप में ज्यादातर माइग्रेट होकर काम कर रहे हैं। अगर हम उनको स्किल कर पाएंगे तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट में ज्यादा योगदान करते हैं। आप बैडमिंटन भी खेलते हैं। यस मैम। स्पोर्ट्स से केवल हमारा शारीरिक कुछ होता है, ऐसा पूरी दुनिया में लोगों को फील होता है, एथलेटिक कैपेबिलिटीज और क्या क्या। यस मैम। आपने बैडमिंटन से क्या सीखा है जो आपके ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस में काम आता है, या फ्यूचर में IAS ऑफिसर बन जाएंगे उसमें काम आएगा? क्या सीखा है बैडमिंटन से? मैम, फिटनेस तो है ही, इसके अलावा मुझे लगता है कि फिटनेस भी सबसे जरूरी होता है। इसके साथ कहीं ना कहीं एक पेशेंस मेंटेन करना होता है गेम के दौरान। कई बार आप हार रहे होते हैं और फिर भी आपको पेशेंस मेंटेन करना होता है, अंत तक लड़ना होता है। तो वो एक चीज मुझे गेम से सीखने को मिलती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो एक क्विक रिस्पॉन्स, सामने वाले प्लेयर को समझते हुए उसके आधार पर रिस्पॉन्ड करना, तो वो काम मुझे लगता है गेम से मैंने सीखा है। और कई बार मैं फील करता हूँ कि मैंने कॉमर्शियल टैक्स में अपने आप को मैं किस रूप में देखता हूँ, तो मैं अनुभव करता हूँ कि जब मैं
कुर्सी के इस तरफ होता हूँ तो मैं सामने वाले की तरफ बैठ के भी और उसकी भावनाओं को समझता हूँ, एक एम्पैथी देखती है, तो वो चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोरिलेट में कर पाता हूँ। जब सोशियोलॉजी देखते हैं yes, तो उसके बेसिस पे अगर आप देख कर बताएं कि विमेन एम्पावरमेंट पे मतलब नारी सशक्तता के ऊपर इतना अभी आवाज हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन, मतलब समझिए कि पिछले 5 दशकों में शायद ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है और होगा तो फिर कैसे फायदा पहुंचेगा समाज को? मैम मुझे लगता है कि जो हमारे समाज का एक आधा वर्ग रहा है महिलाएं, वो हमेशा से समाज में पिछड़ी रही हैं और उनको पिछड़ा बनाकर रखा गया है। और आज के समय में देखेंगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने काफी प्रयास किया है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट किया है, इसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के प्रयास किए हैं, संविधान के माध्यम से हम लोगों ने इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का प्रयास किया है। तो अब डेवलपमेंट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं अब मुख्य धारा में आ रही हैं। एक कमी है जिससे कि बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सोशली अचीव की हुई महिलाएं भी कहीं घर गृहस्थी परिवार में बराबरी का दर्जा उनको नहीं मिल पाता है। ऐसी क्या कमी है, वो एक बात बताएं। मुझे लगता है पैट्रियार्की, अभी जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है अभी भी हम पूरी तरीके से उससे आजाद नहीं हो पाए हैं। अभी भी हम एक डोमिनेंस, एक हेजीमोनी जो समाज में है, जो एक पावर का एक्सप्रेशन है पुरुषों का, वो आज भी समाज में दिखता है और वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति डिसरिस्पेक्ट का एक कारण बनता है। अनिरुद्ध, आपने देखा कि इधर बीच डिजिटलाइजेशन का बहुत जोर शोर से यूज किया जा रहा है, तो क्या ये उचित समय था भारत जैसे देश के लिए कि अचानक डिजिटलाइजेशन पे इतना जोर देना, और था तो क्यों? सर मुझे लगता है कि उचित समय नहीं था, इससे और पहले से डिजिटलाइजेशन होना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमेशा से वर्ल्ड लेवल पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहते हैं हम उनसे हमेशा पीछे रहे हैं। आज हम IR इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इससे पहले 3.0 था, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। तो वर्ल्ड लेवल पे आज भी इंडस्ट्री, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, तो चाइना, कोरिया, जापान वगैरह देश हमसे काफी कई गुना आगे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल जो वर्ल्ड में एडवांसमेंट होते हैं, भारत को उनसे कोरिलेट करना होगा और उनके साथ मैच करके चलना होगा। तो मुझे लगता है कि डिजिटल सोसाइटी एक जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो रहा है, तो निश्चित रूप से डिजिटल सोसाइटी भारत के लिए सबसे अधिक जरूरी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम अभी स्टार्ट किए हैं तो भी हम जो इंटरनेट यूज के मामले में देखा जाए या फिर कंप्यूटर को संचालन करने के माध्यम में देखा जाए तो हम बहुत पिछड़े हैं, और अगर और पहले से करते तो क्या ये डाटा कहीं पे कोरिलेट होता? यस सर, निश्चित रूप से नंबर ऑफ पीपल जो इंटरनेट से जुड़े हैं वो बढ़ते, और थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी के लेवल पे हमें और काम करना चाहिए ताकि और नंबर ऑफ पीपल बढ़ सकें। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? सर क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोकल लेवल पर रिसोर्सेज न रखते हुए क्लाउड में रिसोर्सेज रखते हैं। क्लाउड के माध्यम से हम प्लेटफॉर्म का, क्लाउड के माध्यम से सर्विसेज लेते हैं, क्लाउड के माध्यम से जो भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर करते हैं। तो अच्छा, आपने इस समय आधार का इशू बहुत चल रहा है कि आधार के माध्यम से लोगों को, आम जनता को लगता है कि उनकी सूचनाएं लीक हो रही हैं या उनकी सूचनाएं जो है वो चोरी हो जाएंगी। तो कहाँ तक आप इसको एश्योर करते हैं या गवर्नमेंट कहाँ तक एश्योर करती है, या आप कैसे समझाएंगे ब्यूरोक्रेट होने के नाते कि नहीं ये सेफ है या अनसेफ है? आपका क्या उधर ध्यान रहेगा? तो सर ये डिपेंड करेगा कि मैं अगर उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे इस तरीके के सेंसिटिव डेटा सिक्योर स्टोर किए जाते हैं, तो मैं देखूंगा, मैं पर्सनली चेक करूंगा कि हाँ वास्तव में डेटा सिक्योर है कि नहीं और सिक्योरिटी का लेवल कितना है। नहीं, आप एक, चूंकि आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की, तो आपको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ये बाकायदे बतानी चाहिए टेक्निकल वे में कि डाटा कब सिक्योर रहता है, कब सिक्योर नहीं रहता है। Yes. तो वो कैसे आप बताएंगे कि किस लेवल पे? आपने आधार कार्ड को देखा ही होगा, आधार कार्ड की इशू को, तो क्या आप पहले ये बताइए कि वो सही सिक्योर है या अनसेफ है? सर मुझे उसके पीछे की टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि किस तरीके से डेटा के स्टोरेज की भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, किस तरीके से डेटा का मैनेजमेंट किया जा रहा है,
तो मुझे वो टेक्नोलॉजी नहीं पता है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, आपने फर्स्ट प्राइज लिया हुआ है संस्कृति ज्ञान परीक्षा। यस। क्या था ये? सर एक जनरल नॉलेज का टेस्ट था। एक हरिद्वार में शांतिकुंज गायत्री परिवार के द्वारा संचालित किया जाता है, और बेसिक जनरल नॉलेज अपने कल्चर के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति कितना आप में अवेयरनेस है, इसे चेक किया जाता है। तो इस अवेयरनेस में कंप्यूटर कहाँ तक रोल प्ले करता है? क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी देखी जा रही है कि जो जिस तरीके से हमको कंप्यूटर का यूज करना चाहिए जिस सोसाइटी और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता ज्यादा है पॉजिटिविटी की अपेक्षा। तो इसको कैसे इंश्योर करेंगे आप? सर मुझे लगता है दोनों तरीके के इफेक्ट हैं। अगर हम दूसरी तरफ से सोचें तो कहीं ना कहीं कल्चर और जो हमारी कल्चरल जो हेरिटेज रही है, कंप्यूटर और दूसरी इस तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी ने उसे और बढ़ाया है, उसे और मजबूत किया है। कंप्यूटर के कारण ही जो बड़े लेवल की कम्युनिटी है वो जान पाती है कि बिहार में बोध गया है, बिहार में नालंदा है, राजगीर है। तो मैं तो दूसरे सेंस में सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर और ये टेक्नोलॉजी आने से हम अपनी जो कल्चरल विरासत है उसको और लोगों तक पहुंचा पाएंगे और जागरूक कर पाएंगे। अच्छा, इस बार का बजट आपने देखा? सर देखा है, लेकिन मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला। अच्छा, तो अगर ठीक है, टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, लेकिन कम से कम ये कि चूंकि आपका सोशियोलॉजी है, तो अंडर प्रिविलेज क्लास की सोसाइटीज के लिए बजट का रोल क्या है? मोटे तौर पे तो देखा ही होगा पूरे तरीके से। तो किस किस क्लास को इसमें ज्यादा फोकस किया गया बजट में? सॉरी सर, मुझे स्पेसिफिक नहीं याद। जैसे मैम ने पूछा महिलाओं को लेकर के, तो महिलाओं के जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात रही, आपने भी बात की कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की, तो पीछे भी बहुत सारे कदम उठाए हैं सरकार ने फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। तो पीछे भी कुछ अगर आप बता सके आप कैसे महिलाएं जो है वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड अभी हुई हैं आज के समय में, या किस हद तक हुई हैं या नहीं हुई हैं? सर मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में जब से सरकार आई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे सरकार का विशेष जोर रहा है। जनधन जो योजना चलाई गई थी, जनधन स्कीम, उसके तहत जो महिलाओं के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट खोले गए। इसके अलावा मुद्रा बैंक स्कीम लेकर आई सरकार, जिसके तहत जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं थी वो लोन ले सकती थी। इसके साथ ही स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेकर आए। तो इस तरह की सरकार ने काफी सारे प्रयास किए हैं महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। और सीनियर सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ योजनाएं जो आपके याद में? एक तो व्यय बंधना योजना है, LIC के सहयोग से चलाई जा रही है, और पेंशन की जो योजनाएं थी, इंदिरा गांधी पेंशन योजना थी, वो चलाई जा रही है। और इसके अलावा टैक्सेशन में इनको इस बार जो पहले 10,000 की लिमिट हुआ करती थी इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट में उस जो टैक्स, यस सर, तो वो 50,000 की लिमिट कर दी है। इस तरीके के प्रयास किए गए। Okay. What is machine learning? सर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एडवांस रूप है। मशीन लर्निंग में बेसिकली जो मशीन होता है वो एक सेल्फ लर्निंग मोड में चला जाता है, और वो खुद अपने आप को नई नई चीजों, नए नए इन्वायरमेंट से जब उसका सामना होता है तो अपने आप को सीखता है, लर्न करता है, और उसके अनुसार फिर रिस्पॉन्ड करता है। And I want to go back to GST. Yes. So, has there been a substantial increase in the collection of indirect taxes? Yes, sir. शुरुआत के समय में थोड़ा सा GST का कलेक्शन डाउन हुआ था, लेकिन दिसंबर के बाद से GST का कलेक्शन बढ़ा है। But today only there was a newspaper report that said that GST earnings of the center has been falsely increased. A share of state governments have been taken. Have you read that report today? No, sir. The question is, if the tax collection has not gone up substantially, so do you think it was worthwhile to go for this? Number one. And number two, when the entire responsibility has been passed on to the traders to fill in this thing and take input credit, etc., etc. So, is there a need for increase of manpower or decrease in manpower? सर दो क्वेश्चन है, सेपरेटली मैं डील करूंगा।
जहाँ तक बात है कि जीएसटी वर्थ वाइल है, भले ही रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल वर्थ है। एक बहुत अच्छा मॉडल हम लेकर आए हैं। जरूरत है कि इम्प्लीमेंटेशन के पहलू पे थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है कि ताकि रेवेन्यू कलेक्शन और बढ़े। और supported by the data. The revenue has not gone up by double or 3 times or something like that. 10%, 20%. Do you think that for a 20% increase, was it worth to harass such a large number of people? सर, जो कलेक्शन अगर डाउन भी हुआ है तो उसके कारण है कि सरकार ने बहुत सारी रियायत दे रखी है। पहले जो 28% के दायरे में बहुत सारे टैक्सेज आ रहे थे बहुत सारी वस्तुओं पे, उनको हम लोगों ने लगातार रेशनलाइज किया है और उनको 18, 12, 5% पे लेकर आए हैं। तो इसके कारण एक रेवेन्यू कलेक्शन डाउन हुआ है। और कहीं ना कहीं एक दूसरी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी उभर के आया है कलेक्शन डाउन होने में कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लोग ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, तो इसके कारण भी कलेक्शन डाउन हुआ है। तो ये दो मुझे पहलू, कुछ सकारात्मक मुझे पहलू नजर आते हैं। सर, मुझे लगता है कि अभी ट्रांजिशन का फेज है। कहीं पे भी ये सिस्टम लाया गया है तो थोड़े समय के लिए सिस्टम में अनस्टेबिलिटी रही है। सिंगापुर में लाया गया था तो वहां पे भी काफी प्रोटेस्ट हुआ, मलेशिया में लाया गया काफी प्रोटेस्ट हुआ था, इन्फ्लेशन के लेवल काफी ज्यादा हाई हो गए थे। लेकिन भारत में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। और अगर जहां तक बात रही कि रेवेन्यू कलेक्शन अगर डाउन होता है राज्यों का, तो उसके लिए सरकार ने सेंटर ने प्रावधान किया है कि उनको कंपनसेट किया जाएगा 5 साल तक। What about manpower? Should it go up or go down? Now you pass on the entire work to the people. They do this, enter this. Yeah. So the government should be actually reducing the manpower. सर, थोड़े समय के लिए मुझे लगता है कि हाँ, मैन पावर का खास करके जो छोटे व्यापारी हैं उनके केस में सर मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ तो आप शायद बात कर रहे हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर वगैरह। नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर में जो वो अपना एंगेज कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके सर, मैं आपके जीएसटी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यस सर। Should, and you said in the beginning that the manpower should be increased. So I want to know whether it should be increased or decreased. सर, अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ समझता हूँ तो मुझे ही समझ में आता है कि मैन पावर जिस हिसाब से होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस हिसाब से नहीं होता है। Right, most of the work is now being done by computer. As you yourself said. Yes सर, लेकिन उसके ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है सर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो मैन पावर होना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं होता है। तो Okay, thank you. You can wait Thank you. for 3 minutes. Thank you. Will you record? Yes.